राइट। तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस। ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस में बेसिकली हम लोग बात करते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स की एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट की। तो अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द यूटेरस, तो आपको दोनों डिस्कस करना होगा। अगर आपसे यूटेराइन स्टिमुलेंट पूछता है तो आप केवल यूटेराइन स्टिमुलेंट ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल इंफॉर्मेशन लाइक यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस में बेसिकली जो हम ये फार्माकोलॉजी में ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यूट्रस में बेसिकली जो होता है ये इस यूट्रस की ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है, मींस अगर हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो ये यूट्रस का ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यूट्रस फीमेल में प्रेजेंट एक ऑर्गन है जिसके अंदर की फीटस डेवलप होता है और उसके अंदर पूरा ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है ताकि वो फीटस डेवलप हो सके। और बेसिकली इसके अंदर ओवरऑल सिक्रीशन है, ब्लड फ्लो है या उसकी थिकनेस है। तो ओवरऑल जो यूट्रस का जो सेल वॉल का मेंटेनेंस एक तरीके से हम कहें तो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग फेज में यूट्रस की इनर लाइनिंग या ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होके ब्लड के साथ रिमूव हो जाती हैं, राइट। तो किस तरीके से यूट्रस डिफरेंट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसके चेंज होते हैं एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल, ये चीज़ हमको समझना होगा। तो पहली लाइन है यूट्रस में द फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द यूट्रस वेरी एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। अब अगर हम बात करें लाइक इंपॉर्टेंट ड्रग अफेक्टिंग द एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये उसकी लेयर्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन मेनली उसको इफेक्ट करते हैं। मायोमेट्रियम जो यूट्रस की लेयर है बेसिकली वो उसके अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होते हैं। मीन्स सिंपैथेटिक मीन्स एड्रेनर्जिक न्यूरॉन भी इनर्वेटेड होते हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक मीन्स कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी इनर्वेटेड होते हैं। इट मीन्स वी कैन से कि ऑटोनॉमिक ड्रग की अगर हम बात करें, चूंकि ऑटोनॉमिक ड्रग में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाती हैं, तो ऑटोनॉमिक ड्रग कहीं ना कहीं यूट्रस की फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी मॉड्यूलेट कर सकती हैं, क्योंकि उनके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन वहाँ मायोमेट्रिक एंडोमेट्रियम यूट्रस के मायोमेट्रियम में पर हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब हम मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस की अगर आप बात करें तो बेसिकली जो ओवरऑल हम इस चैप्टर को फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इस बात को लेके पढ़ रहे हैं कि कई बार चूंकि यूट्रस के अंदर ये आपका यूट्रस का पार्ट है और यूट्रस के अंदर कई बार जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो हम ड्यूरिंग डिलीवरी हम चाहते हैं कि यूट्रस क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूट्रस का आगे वाला ये सर्विक्स टुवर्ड द सर्विक्स पार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट हो। हम चाहेंगे कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है जिसको इनर मोस्ट पार्ट सबसे अपार्ट फ्रॉम टुवर्ड्स द वेजिना जो कि फंडस होता है यूट्रस का पार्ट, वो पार्ट और इसका जो ये पार्ट है मेन बॉडी, फंडस और बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो और जब ये चीज़ इसकी सर्विक्स है ये क्या हो, ये रिलैक्स हो ताकि इसके अंदर का फीटस आसानी से बाहर आ सके। और यही जब हमको फीटस की मीन्स डिलीवरी नहीं कराना होता है, डिलीवरी को रोकना होता है, तब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देने से फीटस फॉरवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द सर्विक्स नहीं करेगा, मीन्स डिलीवरी के चांसेस कम होंगे। तो ओवरऑल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि द मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस जो है बेसिकली ये मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस ये जो यूट्रस की जो मसल है वो बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि इसमें बोथ इन विट्रो और इन विवो कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जो इसकी टोन है बेसिकली वो टोन कहाँ से क्या होगी, उसकी जो टोन होगी मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की टोन होती है वो यूट्रस की मसल से ही जनरेट होती है। मींस उसमें कोई इनर्वेशन बाहर से इस तरीके का वो रिस्पॉन्सिबल होता तो है, लेकिन उसकी टोन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो रिदमिसिटी जो उसको मिलती है यूट्रस को वो बेसिकली उसके मायोमेट्रियम पार्ट से मिलती है।
मायोमेट्रियल सेल इन द फंडस इस पार्ट में एक्ट एज अ पेस मेकर, जैसे हार्ट में ऐसे नोड होता है पेस मेकर की तरह, गिव राइज टू कंडक्टेड एक्शन पोटेंशियल, ये बेसिकली उस इंपल्स को क्या करती हैं, सेंड करती हैं थ्रू द बॉडी एंड द सर्विक्स। तो मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस इस तरीके से इसकी कंट्रोल होती है, मींस आपका यूट्रस रिदमिसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये यूट्राइन स्टिमुलेंट्स ड्रग है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिक्स, तो भी आपको यूट्राइन स्टिमुलेंट्स ही लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए अबॉर्टिफेसिएंट्स, तो भी आपको यूट्राइन स्टिमुलेंट्स लिखना है। इनको और एक नाम से जानते हैं एक्बोलिक्स, मींस वेदर इट इज एक्बोलिक्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको ये चीज़ लर्न करके रखना है कि एक्बोलिक्स आ जाए या ऑक्सीटोसिक्स या एबॉर्टिफेसिएंट्स, सबके आंसर में आपको यूट्राइन स्टिमुलेंट्स का ही लिखना है। ऑक्सीटोसिन बहुत सिंपल है कि इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यूट्राइन स्टिमुलेंट्स जो भी ड्रग होंगी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगी, दैट्स वाई इसको ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं, राइट। एबॉर्टिफिशिएंट क्या हुआ, कई बार एबॉर्शन के केस में हमको फीटस की डिलीवरी विलिंगली कराना होता है ड्यू टू हेल्थ या भी किसी भी वजह से, अगर आप फीटस की प्रीमेच्योर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो वो उस केस में हम उसको एबॉर्टिफेसिएंट ड्रग देना होगा। एबॉर्टिफेसिएंट का मतलब होता है यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, ताकि आप यूट्रस से किसकी डिलीवरी करा पाएँ, फीटस की डिलीवरी या प्रीमेच्योर फीटस की डिलीवरी करा पाएँ। तो ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं लाइक जो कि इंक्रीज कर रही हैं यूट्राइन मोटिलिटी को, लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जैसा कि ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, चूंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ, चूंकि हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को ध्यान में रखना है कि चूंकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के अलोंग एडीएच हार्मोन निकलता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मीन ये डायूरेसिस को इनहिबिट करता है। तो चूंकि ऑक्सीटोसिन, वो कहते हैं ना जो जिसके साथ रहता है उसका कुछ संगति का असर जरूर आता है, तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन एडीएच के साथ ऑक्सीटोसिन भी एंटी डायूरेटिक इफेक्ट देता है। डिस अमीनो ऑक्सीटोसिन। एर्गट एल्कलॉइड में अगर हम बात करें तो एर्गोमेट्राइन, मिथाइल एर्गोमेट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली, लाइक PGE2, PGF2 अल्फा। यहाँ पे आप केवल नॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन लिख के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ E और F2 की बात, हम E2 और F2 अल्फा की बात करते हैं, और मीसोप्रोस्टॉल। मिसलेनियस में आपकी ड्रग आएंगी एथाक्रेडिन एंड क्यूनिन, तो ये आपको लर्न करके रखना होगा। अब आपको एक ड्रग की फार्माकोलॉजी, बेसिकली हम यहाँ ऑक्सीटोसिन को समझेंगे। तो यूट्राइन स्टिमुलेंट्स में दीज ड्रग इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड आर नोन एज ऑक्सीटोसिस, एक्बोलिक्स और एबॉर्टिफेसिएंट। ऑक्सीटोसिन के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये ऑर्गेज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोशल रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेयर बॉन्डिंग, एंजाइटी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई इसको समटाइम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। चूंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किसके साथ रिलीज होता है, एडीएच के साथ। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने पर इनकी एक अपनी ये ऐसे नहीं हम बोल सकते कि ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर एक बार रिलैक्सेशन करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मीन्स इट इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद कंप्लीट रिलैक्सेशन इन बिटवीन। तो आपको इस चीज को बहुत ही मतलब कॉन्शियसली समझना होगा, क्योंकि जो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीटोसिन आपका नेचुरल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, राइट, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। और ये नेचुरल हार्मोन इस मीन्स जब इसके कॉन्ट्रैक्शन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बेसिकली एक अपना एक इसका यूनिफॉर्म पैटर्न है। कई बार ऐसा होता है कि ये ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन चूंकि वो डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो पेन किसी और की वजह से होता है, जो परसिस्टेंट पेन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। पेन विद कंप्लीट रिलैक्सेशन, जैसा कि ऑक्सीटोसिन का एक्शन है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है, बट इन बिटवीन क्या कर रहा है, कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो पेन, रिलैक्सेशन, पेन,
फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज्यादा पेन होगा, फिर ज्यादा रिलैक्सेशन होगा, फिर ज्यादा पेन होगा, फिर उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके का जो पैटर्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, राइट। अगर एक कंटिन्यूअस पेन बना हुआ है तो वो ऑक्सीटोसिन की वजह से नहीं होता, मींस कंटिन्यूअस पेन इज नॉट साइन ऑफ द डिलीवरी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर सेगमेंट, फंडस एंड बॉडी। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंडस और बॉडी के पार्ट को यूट्रस के क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड जो इसका लोअर पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, तो सर्विक्स को क्या करेगा, ये लोअर सेगमेंट इज रिलैक्स, फैसिलिटेटिंग द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। एस्ट्रोजन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस वेयर एज प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन। मतलब ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी यूट्रस में एस्ट्रोजन तो बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, कम करता है। तो ये आपको याद करके रखना है। ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व इन द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स वेयर एज प्रोलैक्टिन काजेज मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोलैक्टिन है, जबकि जो इजेक्शन रिफ्लेक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन है। तो ये एक पार्ट है। हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फॉल इन बीपी करता है ड्यू टू वैसोडाइलेशन। और जब ड्यू टू वैसोडाइलेशन होगा ऑक्सीटोसिन की वजह से, बीपी टीपीआर कम होगा, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, टैकीकार्डिया, उसको मेंटेन करने के लिए। चूंकि ये एडीएच लाइक एक्शन है तो इन हाई डोज एंड कैन रिजल्ट इन फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि डाययूरेसिस की मैकेनिज्म कम होगी तो बॉडी में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा और कई बार वो वजह होगा फ्लूइड रिटेंशन की। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन और मायोमेट्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्वेशन। मींस आपको ये वाला जो पार्ट है कि मायोमेट्रियम रिसीव सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, सो ऑटोनॉमिक ड्रग्स कैन अफेक्ट मोटिलिटी। लेकिन जो हमारा ऑक्सीटोसिन का हम एक्शन पढ़ेंगे उसमें हम इस बात को देखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन का एक्शन है वो मायोमेट्रियम के इनर्वेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका एक्शन ही अलग है। वो कैसे अलग है, क्योंकि उसके मसल्स पे उसके यूट्रस की मसल्स पे जीपीसीआर होता है, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए। जी प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर करता है और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एज वेल एज थ्रू फॉस्फोआइनोसिटाइड हाइड्रोलाइसिस करता है, IP3 PIP2 बनाकर मीडिएट करता है कैल्शियम आयन को। मीन ये ओवरऑल ऑक्सीटोसिन आफ्टर बाइंडिंग विद देयर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एट द एंडोमेट्रियम finally releases calcium and that is responsible for uterine contraction. The number of oxytocin receptor increases markedly during later part of pregnancy. चूंकि later part of pregnancy का मतलब है towards the delivery, means 7th 8th 9th month की तरफ की बात कर रहे हैं। तो उस समय चूंकि हमको ऑक्सीटोसिन के एक्शन को बढ़ाना है, तो इसीलिए जनरल सी बात है कि नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीजेस मार्केटली ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीज by the endometrium which may contribute to the contractile response. Means ऑक्सीटोसिन और क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन is responsible for stimulating the prostaglandin release from the endometrium, right, like PGE2 and PGF2 alpha, and that is again responsible for uterine contraction. तो इस पॉइंट से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका यूज क्यों करेंगे, हम यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना चाहेंगे, जब कभी पोस्ट मैच्योरिटी या यूटराइन इनर्सिया हो तो उसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन, लेकिन प्रेफर्ड ड्रग जो इसके लिए है मेथाइल एर्गोमेट्राइन है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग होती है आफ्टर द डिलीवरी, उस डिलीवरी की ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, और मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और ब्लड लॉस कम होगा। यही वजह होती है कि ऑक्सीटोसिन को हम यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की आप बात करें तो जो कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कई बार रप्चर ऑफ यूट्रस ड्यू टू पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं इनजुडिशियस यूज। एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एडीएस लाइक एक्शन भी इसकी वजह होती है ऑक्सीटोसिन, जैसे कि हमने एडीएस फ्लूइड रिटेंशन की बात की थी अर्लियर स्लाइड में।
एर्गट डेरिवेटिव बेसिकली ये क्लेविसिस परपुरिया से मिलते हैं, जीपेट में कई बार पूछा जाता है ये। और ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन के कंपैरिजन में ज़्यादातर इनका ये अपर और लोअर सेगमेंट यूट्रस का, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला है कि ऑक्सीटोसिन जो बेसिकली कर रहा था ये दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन द फंडस एंड द बॉडी एरिया एंड रिलैक्सिंग द सर्विक्स एरिया। बट एर्गट डेरिवेटिव लाइक ergometrine is responsible for contraction of upper and lower body segment, and they are widely used to control postpartum hemorrhage. Mean in comparison to oxytocin, ergometrine is more widely used in postpartum hemorrhage. It is a derivative. Methyl ergometrine is more potent oxytocics and is preferred for this indication. Hypertension and sepsis are the contraindication of their use. अब अगर हम बात करेंगे यूट्राइन रिलैक्सेंट्स की, तो यूट्राइन रिलैक्सेंट को बेसिकली हम टोकोलाइटिक्स भी बोलते हैं। और तो टोकोलाइटिक्स दीज आर मेनली यूज टू डिले लेबर, ये डिले करने के लिए होता है। मींस प्रेगनेंसी डिलीवरी ना हो, कुछ टाइम बाद हो, इस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए होता है। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आर व्हेन प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आर प्रेजेंट, लाइक बीटा एगोनिस्ट, रेटोट्रिन, आइसोक्सोप्रिन। पल्मोनरी एडेमा इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस ड्रग। सॉल्ब्यूटामॉल, टर्बिटेलिन, ये ड्रग हम प्रीमेच्योर लेबर में यूज करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट बेसिकली ये टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया भी कॉज करती है। आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। These drugs should not be used in mother having heart disease and diabetes mellitus because they are responsible for tachycardia and hyperglycemia. मैग्नीशियम सल्फेट भी हम एज ए टोकोलाइटिक यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज हम कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो एक्लैम्पसिया होता है, कन्वल्जन इन एक्लैम्पसिया। इट इज पॉसेस टोकोलाइटिक एक्टिविटी एंड कैन बी यूज व्हेन बीटा 2 एगोनिस्ट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मींस जब पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक हो या कार्डियक इशू हो या हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपरटेंशन का पर्सन हो, तो उसके केस में बीटा 2 एगोनिस्ट ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एज ए टोकोलाइटिक और यूट्राइन रिलैक्सेंट एजेंट्स। इनकी टॉक्सिसिटी में मेनली लॉस ऑफ पैटेलर रिफ्लेक्स फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फाइनली कार्डियक एरिथमिया एंड अरेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपट पॉइंट ऑफ व्यू से। Magnesium sulfate by IV or inhalational route also being utilized in the treatment of acute severe asthma। तो ये एडिशनल पॉइंट आप इसको याद रख सकते हैं। अदर ड्रग की हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक नेफेडेपिन और ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट लाइक एटोसिबान कैन बी यूज इन डिले टू डिले प्रीमेच्योर लेबर। मीन्स इट इज ऑल्सो यूज्ड एज टोकोलाइटिक्स। सो अब अगर हम समराइज करेंगे तो लाइक टोकोलाइटिक अगर हम बात करें तो टोकोलाइटिक ऑफ चॉइस हमारी नेफेडेपिन होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सेफेस्ट टोकोलाइटिक की बात करें तो एटोसिबान, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। मोस्ट इफिकेशियस टोकोलाइटिक एजेंट की बात करें तो नेफेडेपिन अगेन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और जब टोकोलाइटिक प्रेफर्ड करते हैं हार्ट डिजीज तो मैग्नीशियम सल्फेट तो यूज करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रेफरेबल हमारी क्या होती है, एटोसिबान। सो दिस ये आपका जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्लाइड में इंसर्ट कर रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आपको अगर एग्जामिनेशन में आता है तो बेसिकली आप एक तो अगर आपका राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिक्स आता है तो आपको केवल यूट्राइन स्टिमुलेंट्स लिखना है और ऑक्सीटोसिन को समझा के उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा के बेसिकली और उसका यूज और एडवर्स इफेक्ट बस इतना लिखना है। लेकिन अगर फार्माकोलॉजी ऑफ यूट्राइन वो ड्रग एक्टिंग ऑन द यूट्रस आता है तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें लिखना है, राइट। So this is all about the drug acting on the uterus. Thank you very much.